हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर हम अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ जुड़े हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को समाप्त किया था और अब हम इस आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 बीसी के आते आते हो गया था। उसी टाइम भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। भारत में किसका आगमन हुआ था? आर्यों का आगमन। और वैदिक सभ्यता का शुरुआत माना जाता है 1500 बीसी से। तो ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। और आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या उत्तम कुल में जन्मा व्यक्ति। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा परीक्षा में कि आर्य वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, तो आप लिखेंगे आर्य। या फिर आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे श्रेष्ठ व्यक्ति या उत्तम कुल में जन्मा व्यक्ति। तो अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता जो है 1500 बीसी से 600 बीसी इसका कालखंड है। वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी। अब हम दोस्तों वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटते हैं। एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल का कालखंड है दोस्तों 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का कालखंड है 1000 बीसी से 600 बीसी। तो अब हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे वेद, वेदांग, स्मृति, इन सारे चीजों के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है वेदों से। हालांकि संस्थापक के बारे में हमने बताया कि इसके संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्य, आर्य मतलब श्रेष्ठ या उत्तम कुल में जन्मा व्यक्ति। तो वैदिक सभ्यता का आप जानकारी कहाँ से मिलेगा, तो वेद से मिलता है। चलिए वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो अब वेद जो है 4 है। वेद की संख्या कितनी है? 4। बारी बारी से हम चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन चारों वेदों में सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद। पहले मैं चारों वेद का नाम ले लेता हूं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब क्वेश्चन दोस्तों यहां से भी बनता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इस तीनों वेदों को मिलाकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उसको वेदत्रयी बोलते हैं। वेदत्रयी, वेदत्रयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदत्रयी। लेकिन अगर चारों वेदों को मिला दिया जाएगा तो उसको संहिता बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? संहिता। तो अब बारी बारी से हम इन वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेद पढ़ते हैं। वेद में पढ़ते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद दोस्तों इसको बोला गया सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद को सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद बोला गया है। और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,528 ऋचाएं हैं। अब दोस्तों आपके मन में चल रहा हो कि ऋचाएं मतलब क्या होता है? तो ऋचाएं मतलब होता है कि कितने मंत्र हैं उसमें। मंत्र, ऋचाएं, ऋचाएं को समझ सकते हैं अपने भाषा में मंत्र। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,528 ऋचाएं हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछेगा दोस्तों। उसके बाद ऋग्वेद का जो मंडल है दूसरा से लेकर 7वां, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो है सबसे प्राचीन मंडल है। ये जो है सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे पुराना मंडल है। और 1 और 10 मतलब पहला और 10वां मंडल ये सबसे नवीनतम है। जो सबसे मतलब नवीनतम मतलब इसके बाद जोड़ा गया है, नवीनतम है 1 और 10। अब आगे देखेंगे तीसरा मंडल। तो तीसरा मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का चर्चा है। आपसे पूछता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, तो आप आंसर देंगे तीसरे मंडल। चौथा मंडल में दोस्तों कृषि का चर्चा है। चौथा मंडल में किसका चर्चा है? कृषि का चर्चा है। 7वां मंडल, ऋग्वेद के 7वां मंडल में दशराग युद्ध का चर्चा है, जो परुसनी नदी के किनारे लड़ा गया था। हालांकि परुसनी को रावी नदी भी बोलते हैं। तो दशराग युद्ध का चर्चा कौन सा मंडल में है? 7वां मंडल में है। 9वां मंडल में है सोम देवता का। सोम देवता का उल्लेख कैवा मंडल में मिलता है, तो आप लिखेंगे 9वां मंडल। और 10वां मंडल में वर्ण विभाजन का उल्लेख मिलता है, पुरुष सूक्त में है। 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन। तो 10वां मंडल में वर्ण विभाजन इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि हमने जो जो इंपॉर्टेंट था, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, वो उस मंडल का चर्चा यहाँ हमने किया है। तो बहुत सारा पढ़ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है
उसी पे चर्चा हम कर रहे हैं। उसके बाद ऋग्वेद में जो पाठन करता होते हैं या फिर गायन करता या फिर ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं या फिर उसके पुरोहित उनको बोलते हैं होत्री ऋषि। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के पाठन करता या गायन करता या पुजारी या पुरोहित, तो उसको बोलते हैं होत्री ऋषि। क्या बोलते हैं? होत्री ऋषि। अब ऋग्वेद का एक उपवेद है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, तो आयुर्वेद। क्या लिखेंगे? आयुर्वेद। या आपसे ऐसा पूछेगा कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो आप आंसर देंगे ऋग्वेद। तो चलिए दोस्तों, हमने ऋग्वेद के बारे में इतने सारे चीजों को पढ़ा। अब उसके बाद आता है यजुर्वेद। क्या आता है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या है दोस्तों? तो यज्ञ की विधि और विधान है, मतलब यज्ञ के नियमों का उल्लेख है, विधि का उल्लेख है, विधानों का उल्लेख है, तो यजुर्वेद। उसके बाद इसको बोलते हैं गद और पद वाला वेद। गद और पद वाला वेद किसको बोला जाता है दोस्तों? तो यजुर्वेद को। उसके बाद इसके पुरोहित या पाठन करता या गायन करता को बोलते हैं अधर्व्यू। अधर्व्यू। यजुर्वेद के गायन करता, पाठन करता या पुरोहित को बोलते हैं अधर्व्यू। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। तो इस तरह हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद को पढ़ा। अब पढ़ते हैं सामवेद। तो सामवेद को दोस्त भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। आपसे पूछेगा भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद। याद कर लीजिएगा दोस्तों, जितने सारे चीज बोर्ड पे लिखा गया है, आप बिल्कुल अगर इंतजाम से पढ़ेंगे, ध्यान कक्षा में रखेंगे, तो आपको यही याद हो जाएगा। घर पे बस रिवीजन आप करेंगे दोस्तों, बाकी सारा चीज मैं यही याद करवाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल एकदम संयम के साथ पढ़ें, माइंड को एकदम कांस्टेंट रखे बोर्ड पे, हमारी आवाजों को ध्यान से सुने। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। अब देखिए, हमने पढ़ा था गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद, लेकिन इसमें सिर्फ पद शैली में जो भी ऋचाएं लिखा गया है, जो भी सूक्त है, उसमें बस पद शैली में लिखा गया है। जो भी इसका संकलन है किस शैली में है, तो पद शैली में है। उसके बाद इसके जो पुरोहित हैं या पाठन करता है या गायन करता है, उसको बोलते हैं उद्गाता ऋषि। क्या बोलते हैं? उद्गाता ऋषि। और इसका जो उपवेद है सामवेद का, उसे बोलते हैं गंधर्व वेद। क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद। तो हमने 3 वेद को पढ़ा और अंतिम वेद है अथर्व वेद। इसके बारे में भी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम है। हमने पढ़ा ऋग्वेद के बारे में कि सबसे प्राचीनतम और सबसे पुराना ऋग्वेद, तो उसी तरह अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम है, सबसे नया वेद है, नवीनतम है। ठीक है, अथर्ववेद। इसमें क्या उल्लेख है दोस्तों? तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधियां, विवाह कराने का नियम, सब तरह से इसमें उल्लेख है अथर्ववेद में। इसलिए सबसे ज्यादा प्रचलित भी है कौन सा वेद? अथर्ववेद। उसके बाद इसके पुरोहित का नाम है ब्रह्म ऋषि। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्रह्म ऋषि, या फिर पाठन करता बोल सकते हैं, गायन करता बोल सकते हैं। जो इस वेद को पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म ऋषि। और इसका उपवेद है दोस्तों शिल्प वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद। या शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है, तो आप क्या कहेंगे? अथर्ववेद। अब इस तरह से हमने चारों वेदों को बिल्कुल डिटेल से, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु था, हमने उस सारे बिंदुओं पे चर्चा किया वेदों के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे वेदांग के बारे में। हालांकि वेदांग को बोला जाता है वैदिक साहित्य। क्या बोला जाता है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में दोस्तों और भी बहुत सारे चीज है, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टि से, वन डे एग्जाम के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है, उन्हीं सब सारे चीज, उन्हीं टॉपिकों को हमने यहाँ पे लाया है और बारी बारी से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वेदांग के बारे में। आपने भी कभी सुना होगा, या फिर जो पुराने बच्चे होंगे वो वेदांग के बारे में सुने होंगे कि वेदांग क्या होता है। तो वेदांग दोस्तों 6 हैं। कितने हैं वेदांग? 6 हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। अब बारी बारी से इन 6 वेदांगों को हम चर्चा करेंगे कि किस वेदांग में किस चीज का उल्लेख है। तो सबसे पहले आता है शिक्षा। क्या आता है दोस्तों? शिक्षा। तो शिक्षा का वेदांग का क्यों रचना किया गया? तो इसमें वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का रचना किया गया। शिक्षा वेदांग जो है, वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण के लिए इसका रचना किया गया, शिक्षा वेदांग का। उसके बाद आता है दोस्तों कल्प। कौन सा वेदांग? कल्प। तो कल्प में क्या है दोस्तों? तो वैदिक यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विधि विधान है। तो जो भी यज्ञ है, वैदिक यज्ञ है, उसको संपन्न या मतलब उससे करने के लिए विधि विधान का उल्लेख किस वेदांग में है? तो कल्प में है।
अब दोस्तों कल्प वेदांग को भी 3 भाग में बांटा गया है। कल्प वेदांग को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। पहला स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। 3 भाग में स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। एक कल्प वेदांग का 3 भाग है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। उसके बाद हम पढ़ते हैं व्याकरण। पहले पढ़ा शिक्षा, कल्प, उसके बाद व्याकरण। तो व्याकरण का क्यों रचना किया गया है? तो कार्य भाषा को वैज्ञानिक भाषा प्रदान करना। जो भी वेद में कार्यशील भाषा है उसको वैज्ञानिक भाषा प्रदान करना, इसलिए व्याकरण का रचना किया गया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं निरुक्त। तो वेदों की कठिन शब्दों की व्याख्या के लिए किसका रचना किया गया था? निरुक्त। जो भी वेद में कठिन शब्द है उसे आसान भाषा में व्याख्या करने के लिए निरुक्त वेदांग का रचना किया गया था। उसके बाद 5वां आता है छंद। तो छंद जो है दोस्तों, पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करना। चरण बाई चरण पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए किसका उल्लेख किया गया था? छंद का, या फिर रचना किया गया था छंद का। उसके बाद अंतिम वेदांग जो है दोस्तों ज्योतिष है। ज्योतिष में क्या है? तो ब्रह्मांड, सौरमंडल, नक्षत्र इत्यादि का वर्णन है इसमें ज्योतिष में। तो इस तरह से हमने 6 वेदांगों को देखा। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन 6 वेदांग जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? उसमें से 3 देगा, 1 नहीं देगा। तो आप जो नहीं रहेगा उसको मार सकते हैं। हालांकि हमने बहुत अच्छे तरीका से समझाया वेदांग को। अब दोस्तों हमने पढ़ा वेद, उसके बाद वेदांग। अब थोड़ा सा स्मृति देखते हैं कि कौन से काल से कौन से स्मृतियां संबंधित है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले मनुस्मृति। हालांकि मनुस्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन है, तो आप टिक करेंगे मनुस्मृति। तो मनुस्मृति दोस्तों किस काल से संबंधित है? तो शुंग काल से संबंधित है। हालांकि शुंग काल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के क्लास में। तो मनुस्मृति किस काल से संबंधित है? शुंग काल से। उसके बाद गुप्त काल में कौन कौन सा स्मृति था दोस्तों? तो गुप्त काल में था नारद, विष्णु, पराशर, बृहस्पति। इन तमाम सारे स्मृति जो है गुप्त काल से संबंधित हैं। उसके बाद पूर्व मध्य काल। तो पूर्व मध्य काल में एक ही स्मृति था, देवल स्मृति। पूर्व मध्य काल में कौन सा स्मृति था? देवल स्मृति। तो दोस्तों हमने वेद पढ़ा, वेदांग पढ़ा और इस थोड़ा सा स्मृति के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इन सारे चीजों को हमने बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ा है। हालांकि वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 ही है, पार्ट 2 अगले वीडियो में हम लाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसे पढ़ें और अपने तैयारी के स्तर को और ऊंचा उठाएं। दोस्तों अभी कल ही बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है। जो अंतिम रूप से चयनित छात्र हैं उनको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो छात्र और भी तरक्की करें। मैं आशा करता हूं कि अभी बिहार पुलिस में उनका हुआ है, आगे चल के दरोगा बने, बीपीएससी क्वालिफाई करें। तो हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। लेकिन जो छात्र जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत मेहनत बेचारे किए होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल हताश ना हो। वो समझे कि एक लाइन है दोस्तों कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो इससे हमको सीख मिलना चाहिए। जहां हम असफल हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी है। भले ही हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन अगर हम असफल हो रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो उस कमी को आप जानने का प्रयास करें और फिर से अपनी तैयारी को और दुगना बढ़ाएं। आपको सफलता कदम एक दिन जरूर चूमेगी दोस्तों। बस शिद्दत और मेहनत के साथ तैयारी को करते रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी, एकदम 100% गारंटी है। और जो सच में मेहनत करते हैं, हालांकि मेहनत तो सब कोई करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रहती है तो वो असफल हो जाते हैं। और जो पूरी तरह से मेहनत कर पाते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो मैं उन छात्रों जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं उनको एक साहस प्रदान करना चाहता हूं कि आप अपने तैयारी को और बढ़ाएं और पूरी मेहनत के साथ करें। अगले बार आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी उस लिस्ट में नाम आएगा जिस लिस्ट का आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। आपके भी घर में खुशियां आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।